तो कहानी के शुरुआत में हम सजीवन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी दादी उसे पेरू मदन नाम की एक स्पिरिट की कहानी सुना रही होती है। वो उसे बताती है कि दूर एक जंगल में पेरू मदन नाम की एक स्पिरिट रहती है जिसका काम है जंगल से गुजर रहे लोगों को कंफ्यूज करके उन्हें रास्ता से भटका देना। इस रास्ते पे अक्सर लोग शॉर्टकट के लिए जाते थे, लेकिन आज तक जो भी यहाँ गया वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। धीरे धीरे लोगों में इस रास्ते को लेकर डर बढ़ने लगा और लोगों ने इस रास्ते से जाना ही छोड़ दिया। तो एक दिन एक साधु ने सोचा कि वो पेरू मदन की स्पिरिट को अपनी पावर से कैप्चर कर लेगा। इसीलिए वो जंगल में चला जाता है जहां काफी देर तक घूमने के बाद भी उसे कोई स्पिरिट नहीं मिलती। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक बॉल दिखाई देता है जिसे वो अपने बकेट में रखकर आगे चलने लगता है। अब आगे जाकर उसे रियलाइज होता है कि ये दरअसल कोई बॉल नहीं बल्कि एक पैंगोलिन था। जी हाँ, वो अजीब सा जानवर नहीं होता जो रोल करने पे बॉल जैसा दिखने लगता है, वही जानवर। वो साधु उस पैंगोलिन से उस स्पिरिट तक जाने का रास्ता पूछने लगता है, जिस पर वो पैंगोलिन उस साधु को जंगल के अलग अलग रास्ते पर यहाँ वहां घुमाने लगता है। लेकिन फिर भी साधु पेरू मदन को नहीं ढूंढ पाता। दरअसल वो पैंगोलिन ही पेरू मदन की स्पिरिट थी जो कि जानबूझकर उस साधु को बार बार उस जंगल में स्पाइरल पाथ पे घुमाए जा रही थी। ऐसा कहा जाता है कि वो साधु उसी जंगल में खो गया और आज भी भटक रहा है। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होकर दो पुलिस ऑफिसर्स पे आती है जहां वो दोनों जॉय नाम के एक चोर को ढूंढ रहे थे। वो दोनों उसे ढूंढने चुरुली नामक एक जगह पर जा रहे थे और वहां जाने से पहले वो दोनों अपना नाम चेंज कर लेते हैं, जहां सीनियर ऑफिसर अपना नाम एंथनी रख लेता है और जूनियर ऑफिसर अपना नाम सजीवन रख लेता है। वो दोनों अपना वेशभूषा बदलकर चुरुली जा रहे थे और बीच रास्ते में एक ढाबे पर उतरकर लंच करते हैं जहां वो दोनों अपने आप को लेबर की तरह प्रेजेंट कर रहे थे। वो ऐसा दिखा रहे थे कि वो शहर से यहाँ काम करने आए हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ ढाबे पर एक आदमी न्यूज पढ़ रहा होता है कि अमेरिका में एलियंस ने एक आदमी को किडनैप कर लिया है। खैर, लंच करने के बाद वो दोनों ऑफिसर यहाँ से चुरुली के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें एक गाड़ी वाला दिखाई देता है जो उनसे कहता है कि ये गाड़ी अभी थोड़ी देर में चुरुली जाएगी, लेकिन उन्हें दूसरे पैसेंजर्स का वेट करना होगा। बाद में वो इन दोनों से पूछता है कि ये दोनों चुरुली क्यों जा रहे हैं, जिसपे एंथनी कहता है कि वो वहां पर एक गार्डन में काम करने आए हैं। ये सुनकर वो ड्राइवर सोचने लगता है कि आखिर चुरुली में किसके पास गार्डन है जहां बाहर से ऐसे वर्कर्स बुलाकर काम करने की जरूरत पड़ गई। काफी देर सोचने के बाद वो उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम थंकन के गार्डन में काम करने आए हो। मौके का फायदा उठाकर एंथनी उसकी बात पे हामी भर देता है। अब ड्राइवर उन दोनों से कहता है कि थंकन अभी गांव से बाहर गया है और जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक मैं आप दोनों के रुकने का इंतजाम कर दूंगा। इसके बाद सभी लोग गाड़ी में बैठकर चुरुली के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद यहाँ एक बहुत ही कमजोर सा वुडन ब्रिज आता है। इस ब्रिज को पार करने के लिए गाड़ी से सबको उतरना पड़ता है, वरना शायद ब्रिज भार नहीं ले पाता। तो गाड़ी दूसरी तरफ आने के बाद जैसे ही एंथनी गाड़ी में बैठता है, वो ड्राइवर अचानक ही एंथनी पे बहुत ज्यादा भड़क जाता है, एज इफ वो उन दोनों से अचानक ही किसी बात पे नाराज हो गया हो। खैर, आगे जाने पे ड्राइवर उस गाड़ी को एक शराब के ठेके पे रोकता है जहाँ सभी लोग शराब पीते हैं। एंथनी यहाँ ठेके के मालिक करियचा से कहता है कि मैं और मेरा दोस्त यहाँ थंकन के गार्डन में काम करने आए हैं, लेकिन थंकन बाहर गया है, तो क्या हम आपके साथ यहाँ कुछ दिन रह सकते हैं, और जब तक थंकन यहाँ आ नहीं जाता तब तक हम दोनों आपकी मदद करेंगे। इस बात के लिए करियचा तैयार हो जाता है और वो ड्राइवर बाकी सवारियों को लेकर अपने साथ यहाँ से चला जाता है। तो ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स ठेके पे आने वाले हर आदमी की एक्टिविटी पे नजर रखने लगते हैं ताकि वो जॉय का पता लगा सके। कुछ देर बाद इस ठेके पे मरीचा नाम का एक आदमी आता है, जिसके आने के बाद सभी लोग एकदम से चुप हो जाते हैं। एंथनी करियचा से पूछता है कि सभी लोग मरीचा को देखकर इग्नोर क्यों कर रहे हैं। करियचा उन्हें बताता है कि मरीचा ने कुछ समय पहले गांव के ही एक आदमी के खिलाफ पुलिस में गवाही दे दी थी, जिसके बाद से ही लोगों ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया है। खैर, रात तक वो दोनों ऑफिसर्स ठेके का सारा काम खत्म करके सो जाते हैं, लेकिन उसी रात अचानक सजीवन उस ठेके से बाहर जाता है जहां उसे दो एलियन जैसे लोग दिखाई देते हैं। लेकिन अचानक ही सजीवन की आंख खुल जाती है और उसे रियलाइज होता है कि उसने ये सब सपने में देखा था। उठने के बाद वो सच में ठेके से बाहर जाता है जहां उसे अपने सामने एक लाइट दिखाई देती है। नाउ अगली सुबह हम देखते हैं कि सजीवन करियचा के साथ काफी घुल मिल चुका है और बार बार उसे इस विलेज के बारे में कोई ना कोई सवाल कर रहा था। ये सब देखकर एंथनी उसे अपने पास बुलाकर डांटने लगता है कि करियचा से इस तरह के सवाल मत करो, शक हो सकता है। खैर, दोपहर में मरीचा और सजीवन एक साथ चल रहे होते हैं, जहां मरीचा सजीवन को बताता है कि इस गांव में पुलिस कभी नहीं आती और अगर कोई पुलिस वाला यहाँ आ भी जाता है तो वो यहाँ से वापस नहीं जाता, क्योंकि ये कोई नॉर्मल गांव नहीं है।
ये सब सुनकर सजीवन थोड़ा डर सा जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मरीचा ने उससे ये बात क्यों कही और इसका क्या मतलब हो सकता है। इसके बाद वो दोनों वापस ठेके पे आते हैं जहां एंथनी पूरी तरह से नशे में धुत था। इसीलिए पूछताछ करने के लिए सजीवन अकेले ही लोगों से मिलने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है जो कि सजीवन को देखते ही उसे एक कुल्हाड़ी से मारने के लिए दौड़ पड़ती है। सजीवन भागते हुए वापस ठेके पे आ जाता है जहां एंथनी उसे गांव में अकेले घूमने के लिए डांटता है। अब सजीवन आज सुबह से ही अजीब बातें सुन रहा था, अजीब इंसिडेंट्स देख रहा था और इसी वजह से वो काफी घबरा गया था और वो एंथनी को बताता है कि यहाँ सभी लोग क्रिमिनल्स हैं और यहाँ पे हर किसी इंसान के दो नाम है और सबका ही बिहेवियर बहुत अजीब सा है। खैर रात को कड़ियच्चा सजीवन से कहता है कि उसे 2 दिन के लिए इस ठेके को बंद करना होगा क्योंकि उसने चर्च में लोगों के लिए प्रेयर और खाने पीने का इंतजाम किया है। ये सुनकर एंथनी और सजीवन सोचने लगते हैं कि इस जंगल में लोगों के घर तक तो दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आखिर ये चर्च कहाँ होगा। लेकिन अगले ही दिन वो देखते हैं कि कड़ियच्चा ने अपने ही ठेके को साफ सुथरा करके उसे चर्च बना रखा था। इसके बाद वो एक फादर को यहाँ बुलाता है जो कि प्रेयर करते हैं और इसके बाद सभी लोग इस प्रेयर का पार्ट बन जाते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ खाना पीना शुरू हो जाता है एंड सजीवन एंथनी यहाँ लोगों से बात करने लगते हैं, उनका नाम पूछने लगते हैं वगैरह वगैरह ताकि उन्हें यहाँ जॉय के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। खैर तो अगले दिन जब वो दोनों ऑफिसर्स जंगल में घूम रहे होते हैं तब उन्हें एक शिकारी मिलता है और एंथनी उसके साथ शिकार पे निकल जाता है। यहाँ सजीवन ठेके पे वापस आ जाता है जहाँ पूरी रात बीत जाने पर भी एंथनी वापस नहीं लौटता। इसलिए सजीवन अगली सुबह उसे ढूंढने जंगल निकल पड़ता है जहां उसे एक घर दिखाई देता है और जब वो उस घर के अंदर झांकता है तो उसे अपने अंदर अजीब सी हलचल महसूस होती है। वो अपने सामने ऐसे एलियन टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स को एक्सपीरियंस करता है जिसके बारे में वो खुद को भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा था। उसे बस एक ही चीज महसूस हो रहा था और वो था डर। मीनवाइल एंथनी और वो शिकारी ठेके पे वापस आ जाते हैं और यहाँ वो शिकारी एंथनी को बहुत उल्टा सीधा सुनाता है और कहता है कि तुम आदमी बहुत ही मनहूस हो, तुम्हारी वजह से मैं पूरी रात जंगल में घूमता रहा लेकिन मुझे कोई शिकार मिला ही नहीं। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होकर अगले रात पे आती है जहाँ हम केरला और कर्नाटक के बॉर्डर पे एक कल्चरल फेस्टिवल देखते हैं जहाँ चुरुली के लोग भी हिस्सा लेते हैं। इस रिचुअल में 2 लोग आमने सामने बैठकर एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे होते हैं जहां अन्ना नाम का आदमी एक एक करके सभी लोगों को इस रिचुअल में हरा रहा था और ऐसे में सभी लोग जबरदस्ती सजीवन को उसके सामने बिठा देते हैं जिसके बाद अन्ना उसे भी एक थप्पड़ मारकर हरा देता है। ना उसी रात एंथनी देखता है कि सजीवन उसके आसपास नहीं है और सुबह होने तक उसका वेट करता है लेकिन सुबह भी सजीवन यहाँ नहीं आता। अब अन्ना को ढूंढते हुए यहाँ ठेके पर एक आदमी आता है और ठीक इसी समय हम सजीवन को भी यहीं देखते हैं। एंथनी सजीवन से पूछता है कि वो पूरी रात कहाँ था, जिसपे सजीवन बताता है कि मैं तो यहीं तुम्हारे पास सो रहा था। अब ये सब चीज वियर्ड हो रही थी लेकिन इस पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता क्योंकि हमें पता चलता है कि गांव में अन्ना के गुमशुदा होने की खबर चारों तरफ फैल चुकी है और इसी बीच सभी को अन्ना की लाश भी मिलती है। यहाँ एज एन ऑडियंस हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि अन्ना को दरअसल में सजीवन ने ही जान से मारा था। खैर तो उस रात एंथनी, सजीवन और वो शिकारी जंगल में शिकार पे निकलते हैं जहां उन्हें रास्ते में जंगल में 2 अजीब से लोग दिखाई देते हैं जो कि देखने में एलियंस जैसे लग रहे थे। वो दोनों चुटकी बजाते हैं जिसके बाद यहाँ एक इल्यूमिनेटिंग स्पाइरल शेप बनने लगता है। सजीवन उन पे फायर कर देता है जिसके बाद वो देखते हैं कि उसकी गोली एक एनिमल को लग गई थी। वो लोग उस एनिमल को उठाकर गांव में आने लगते हैं जहां रास्ते में वो शिकारी उनसे अलग हो जाता है। सुबह होने तक एंथनी और सजीवन उस शिकारी को ढूंढते रहते हैं लेकिन वो मिलता ही नहीं। पूरी रात चलने की वजह से एंथनी की कमर में बहुत तेज दर्द होता है जिसका इलाज कराने के लिए वो गांव में एक लेडी के पास जाता है। यहाँ वो लेडी एंथनी और सजीवन को देखकर उनसे कहती है कि वो उन्हें पहचानती है। ये बात सुनकर उन दोनों को काफी अजीब लगता है। नाउ सीन शिफ्ट होकर उसी ड्राइवर की गाड़ी पे आता है जहां थक्कन इस गांव में एंटर कर चुका था। ड्राइवर थक्कन से कहता है कि तुमने जिन 2 लोगों को अपनी गार्डन के देखभाल के लिए बुलाया था वो कड़ियच्चा के ठेके पे काम करने लग गए हैं, जिस पे थक्कन कहता है कि मैंने तो किसी को भी गार्डन पे काम करने के लिए बुलाया ही नहीं। तो इस कंफ्यूजन के कारण थक्कन तुरंत ही उस ठेके पे जाता है और सब कुछ रिवील होने के बाद लोग इन दोनों ऑफिसर से पूछने लगते हैं कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। यहाँ थक्कन कहता है कि लगता है इन दोनों को जान से मारना पड़ेगा, जिसके बाद हम इनके टुकड़े टुकड़े करके जंगल के अलग अलग कोने में फेंक देंगे ताकि इन्हें कोई पहचान ना पाए। इसके बाद सभी लोग उन दोनों पे हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं लेकिन तभी सजीवन अपनी पिस्टल निकालकर हवा में फायर करने लगता है। ऐसे में लोग यहाँ से डरकर भागने लग जाते हैं और एंथनी यहाँ थक्कन से जॉय के घर का पता पूछने लगता है। थक्कन उन दोनों को जॉय के घर की तरफ ले जाने लगता है और गांव के लोग भी इन तीनों का पीछा करने लगते हैं, जहां हम देखते हैं कि जंगल का रास्ता सच में बहुत खतरनाक और एक भूल भुलैया की तरह था।
थोड़ी ही देर में वो लोग जॉय के घर पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि जॉय पैरालाइज्ड अपने बेड पे पड़ा हुआ था। वो सिर्फ बोल पा रहा था और उसके अलावा वो अपने शरीर का कोई भी हिस्सा मूव नहीं कर पा रहा था। सजीवन जॉय से कहता है कि हम दोनों तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। ये बात सुनकर गांव के सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इसे यहाँ से ले जा सकते हो? जॉय कहता है कि अगर आपको लगता है कि आप मुझे यहाँ से ले जा सकते हो तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग जॉय को जीप में बिठाकर जंगल से शहर की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन आगे जाकर वो लोग रास्ता भूल जाते हैं। जॉय उनसे कहता है कि मैं रास्ता बताने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो उन दोनों को यहाँ से वहां घुमाता रहता है और इसी बीच उन्हें एक कहानी भी सुनाता है, जहां वो बताता है कि एक बार 2 पुलिस ऑफिसर्स एक गांव में जॉय नाम के एक चोर को पकड़ने आते हैं और पूरे गांव के लोग उनके सामने ऐसे एक्ट करते हैं एज इफ वो उन दोनों को जानते ही नहीं है। जॉय की ये कहानी सुनकर एंथनी उसे बीच में ही रोक देता है, जिसके बाद जॉय हंसने लगता है और उनसे कहता है कि क्या होगा अगर अभी के अभी मेरा शरीर ठीक हो जाए और मैं तुम्हारी कैद से आजाद हो जाऊं। इस बात को एंथनी एज ए जोक लेता है, लेकिन अगले ही मोमेंट जॉय खुद को हील करते हुए आजाद हो जाता है। जी हाँ, अब वो पैरालाइज्ड नहीं था। जंगल में इनके जीप के आसपास कुछ लाइट ऑब्स फ्लोट करने लगते हैं और ये ऑब्स कंबाइन होकर मून की तरह बन जाते हैं। अब ये बना हुआ मून पल्सेट कर रहा था और बड़ा होता जा रहा था और इसके इफेक्ट से तीनों एकदम ओवरजॉयड थे। फिर ये जीप मून की तरफ फ्लोट करने लगता है और तीनों इसी जीप पे किसी तरह खुद को स्थापित किए हुए थे। देखते देखते सब कुछ रोशनी के अंदर समा जाता है, यानी मर्ज हो जाता है और यहीं पे फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी चुरुली फिल्म की कहानी और अब तक तो आप लोग भी गेस कर चुके होंगे कि एग्जैक्टली यहाँ क्या हो रहा था। अब मैं इससे पहले आपको सब कुछ समझाऊं, लेट मी टेल यू कि चुरुली का मीनिंग क्या होता है। चुरुली मीन्स स्पाइरल। जी हाँ, मूवी का टाइटल उस कंफ्यूजिंग टाइटल को रिप्रेजेंट करता है जो कि पेरू मदन नाम की वो स्पिरिट जंगल में आने वाले ट्रैवलर्स को कंफ्यूज करने के लिए बनाती थी। अब अगर हम मूवी के कुछ स्मॉल डिटेल्स को नोटिस करें तो हमें रियलाइज होगा कि यहाँ दरअसल एक टाइम लूप का कॉन्सेप्ट भी चल रहा था। जैसा कि हमें पता है कि इस जंगल में एंटर करने वाला कोई भी यहाँ से वापस नहीं निकल पाता था और ऐसा इसीलिए था क्योंकि पेरू मदन की स्पिरिट इन लोगों को यहीं एक टाइम लूप में घूमने के लिए छोड़ देती थी। फंसा हुआ इंसान बार बार सेम चीजें एक्सपीरियंस करता रहता है और एक पॉइंट पर आकर फिर से चीजें रिपीट होने लगती हैं। मूवी में सजीवन को कई बार ऐसा फील हो रहा था एज इफ वो चुरुली में पहले भी आ चुका है, एंड दैट वाज ट्रू क्योंकि वो लोग पहले भी कई बार सेम सीरीज ऑफ इवेंट्स एक्सपीरियंस कर चुके थे। लास्टली पूरी मूवी की कहानी ऑलमोस्ट उस स्टोरी के सिमिलर थी जो कि सजीवन नाम के उस छोटे बच्चे की दादी उसे सुना रही थी। अब यहाँ मूवी में एक दूसरा एंगल भी हमें बताया गया है और वो ये कि मूवी में जो क्रीचर था वो एक एलियन था। जी हाँ, हमें कई बार एलियन के रेफरेंसेस दिए गए हैं, तो ऐसा कहा नहीं जा सकता कि यहाँ पेरू मदन की कोई स्पिरिट थी या फिर एलियन था। वैसे देखा जाए तो हम इसे दोनों पॉसिबिलिटी को नाप सकते हैं। हो सकता है वो स्पिरिट ही हो, लेकिन जो बाहर के साइंटिस्ट उसे देखेंगे वो उसे एज ए एलियन रिप्रेजेंट करेंगे, तो दोनों केसेस सच भी हो सकती है। वैसे अगर इस मूवी के जॉनर को देखा जाए तो इसे माइथोलॉजिकल हॉरर मूवी नहीं बोला जा रहा, बल्कि हॉरर साइंस फिक्शन मूवी बोला जा रहा है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये स्पिरिट नहीं बल्कि एलियन है। वैसे मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि आप किस बात में बिलीव करते हैं और कमेंट सेक्शन खुला है, आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, स्पिरिट है या एलियन है और क्यों लगता है, उसका रीजनिंग भी बताना।